कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में मतदान अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। आज वोटिंग वाले दिन भी कांग्रेस और बीजेपी की आपसी टकराहट देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर चुनाव में पुलिस और पैसे के इस्तेमाल के साथ ही वोटर्स के बीच शराब बांटने का आरोप लगाया गया है। क्या कहा है कमलनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। नहीं, कई बीजेपी का पूरा प्रयास पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा फसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला हो रहा है। इस बीच छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गर्मागर्मी हो गई। नकुलनाथ और बीजेपी वर्कर्स के बीच पोलिंग बूथ के अंदर जाने को लेकर जबरदस्त बहस हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता नकुलनाथ को पोलिंग बूथ में जाने से रोक रहे थे, जिस पर उनका पारा हाई हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी नोकझोंक हुई। जो चुनाव लड़ सकता है वो नहीं जा सकते। नहीं भैया, नहीं जा सकते। उसके अंदर कोई भी नहीं कर सकता। 6 चुनाव मैंने लड़ा हूँ। ठीक है, 8-9 चुनाव लड़े। नहीं वो नहीं लड़े, उनके पिताजी लड़े। उनके पिताजी लड़ रहे चुनाव। नहीं अगर कोई अधिकृत प्रत्याशी बस जाएगा अंदर, नहीं प्रत्याशी बस जा सकता है। कार्यकर्ता होंगे तो जाएंगे, एजेंट होंगे तो जाएंगे, वैसे नहीं जा सकता कोई। सर रुकिए सर, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आप कोई नहीं जाएगा, बिना ऐतराज के कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं भीड़ लेकर नहीं चलो, कोई भीड़ लेकर वो अकेले आए, वो अकेले आए, वो अकेले आए। पब्लिक है, नहीं जा सकता। होगा सब बाहर है ना। चलो, तो सुना आपने किस तरह से नकुलनाथ के पोलिंग बूथ में जाने को लेकर गर्मागर्मी गहमागहमी हुई। चुनाव के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि विकास के नाम पर जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प पूरा कर रही है। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान, सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार सीट का कितना लग रहा है सर? मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदल गई सर, जिम्मेदारी वही है। भैया आईडी करो यार, मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है, विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी।
तो जीत का दावा कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आज वोट देने पहुंचे तो उन्होंने 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा ठोक दिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील भी की। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, हर हालत में 130 प्लस। ऐसा है, भ्रष्टाचार जो करने वाले जो हैं, मैं समझता हूं कि नड्डा जी भी धृतराष्ट्र बन चुके हैं, उनको भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए। तो हमारे सहयोगी भी लगातार जमीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, खुद कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शराब, बाहुबल, पुलिस के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। बीच चुनाव के ये बयान क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, आज सुबह भी जब कमलनाथ वोट डालने जा रहे थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मुझे कल से ही खबरें मिल रही हैं कि शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की भोपाल में जाकर। तो ये आरोप बीच चुनाव में कमलनाथ ने लगाए, काफी सीरियस एलिगेशन है। अब देखना होगा क्या आगे इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन या किस तरह की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है। पर चुनाव वाले दिन इस तरह के आरोप कमलनाथ ने लगाए हैं तो काफी ये एक सीरियस इशू तो है ही। अब देखना होगा आगे इस पर कैसे चीजें होंगी और क्या डेवलपमेंट होता है। यानी गंभीर आरोप लगाए हैं। जरूर एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। सुबह भी मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है बीच चुनाव के, वो इस तरह के आरोप लगाता है तो राजनीतिक नजरिए से उसे कैसे समझा जाए? देखिए, ये करप्शन के जितने भी आरोप है, मैंने पहले भी कहा, इनफैक्ट मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि जनता जो है वो बिल्कुल समझ चुकी है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो करप्शन करेगी ही करेगी। तो लोगों को अब वो करप्शन का जो इशू कुछ साल पहले बन चुका था इस देश में, और उसकी वजह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बना, फिर आम आदमी पार्टी बनी। लोगों को ये समझ आ गया कि इस करप्शन जो है वो जाने वाली नहीं है, हर कोई करेगा। वो अल्टीमेटली वोटर जो है वो किस चीज़ पे फाइनली वो अपना वोट देगा, वो मेरे ख्याल से वो यही है कि उनकी ज़िंदगी में क्या सहूलियत, क्या इम्प्रूवमेंट कोई भी पार्टी लेके आ रही है, उस पे निर्णय करेगी। ना कि ये आरोप जो हर तरफ से आ रहे हैं। मोदी जी ने महादेव ऐप पे इतने बड़े बयान दिए, बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो भी लगातार दे रहे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन करप्शन उस तरह का कोई निर्णायक जो है सवाल है। समीर जी, जरा मैं पलट देता हूं। सवाल ये है कि क्या इसको किसी आत्मविश्वास का बैरोमीटर माना जाए कि बीच चुनाव में आप पुलिस बल और शराब का आरोप ले आते हैं, जबकि आपके साथी कह रहे हैं कि हम तो 130 प्लस सीटें जीत रहे हैं? देखिए, अगर कमलनाथ कहते हैं कि प्रशासन, पुलिस और पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ, शराब और पैसा बांटी गई है और प्रशासन साथ दे रहा है इनका, भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें सबूत के साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ वीडियोज़ है, तो वह चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। सिर्फ आरोप लगाने से बात साबित नहीं हो जाती कि आप किसी पे आरोप लगा दो। और ठीक है, वैसे भी चुनाव में ये बात तय है कि चुनाव में तो ये सब चीज़ें होती है, कितने स्तर पर होती है ये सबको पता है, किस तरीके से होती है ये भी जनता जानती है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, मुझे लगता है। जनता 5 साल का कार्यकाल देखती है, विधायक ने क्या काम किया, मंत्री ने काम किया, सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार उनके लिए क्या डेवलपमेंट का विजन लेके आने वाली है, अगले 5 साल उन्हें क्या देने वाली है, क्षेत्र का विकास क्या होगा, सुरक्षा के लोगों क्या होगा। जनता कई मुद्दे रहते हैं जिसके बाद जनता अपने विचार करती है, उसके बाद अंतिम निर्णय लेती है। तो मुझे सिर्फ ये कह देने से कि भाई पैसा और शराब बांटकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, मुझे लग रहा है ये सरासर गलत आरोप है। इस तरह के आरोप से एक पूर्व मुख्यमंत्री को और एक भावी जो मुख्यमंत्री बनने की अपने आप में संभावना देख रहे हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। आरोप से आत्मविश्वास झलक रहा है कि अति आत्मविश्वास हिलता हुआ दिख रहा है? मुझे तो कहीं भी आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है सत्ता उन्हें मिल नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता बनाने जा रही है, इसलिए ये बौखलाहट में कमलनाथ ने बयान दिया है। अनुराग, जहां कमलनाथ कह रहे हैं कि शराब, पुलिस और धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं उनके सहयोगी, कुर्ताफाड़ सहयोगी कह रहे हैं 130 प्लस सीटें जीतेंगे। उनके इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है आपको?
देखिए, दिग्विजय सिंह के पास आत्मविश्वास के सिवाय और कोई तर्क नहीं है। मैदान में वो ज़्यादा नहीं उतर पाए हैं क्योंकि वो खुद कहते हैं उनके जाने से वोट कटते हैं। रही बात कमलनाथ के इस बयान की, कमलनाथ बीते कई दिनों से हमने सुना है वो ये लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक मंचों से चेताते नजर आ रहे थे कि याद रखिए कल के बाद परसों भी आता है। तीसरी बात, विपक्षी दलों की एक ये आम आदत हो गई है, इलेक्शन अगर हारते हुए दिखते हैं या हारना है या नहीं भी हारना है तो पहले से कुछ मुद्दे तैयार कर लिए जाते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी, घोटाला, शराब का वितरण, प्रशासनिक अधिकारियों को अपने काबू में रखना, सत्ता के दुरुपयोग, साड़ियां बांटना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो पहले से प्रिपेयर रहता है कि इलेक्शन अगर वो हारते हैं तो क्या इस्तेमाल किया जाए और क्या नहीं। दिग्विजय सिंह हमेशा हमने देखा मुखर तौर से ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आए हैं। हालांकि ये वो भूल जाते हैं जिन राज्यों में जब कांग्रेस जीतती है तो क्या वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो इस बार भी दिग्विजय सिंह हर बार की तरह कॉन्फिडेंस में हैं क्योंकि सिवाय कॉन्फिडेंस के अलावा अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ज्यादा वो हवाई दौरे कर नहीं पाए हैं, जनता से ज्यादा जुड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने सिर्फ पीछे का अपना एक बड़ा जो रोल है वो जरूर निभाया कि उन 66 सीटों पर वो गए जहां पर भी कांग्रेस को हार मिली थी, कब नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की और जब विद्रोही इकट्ठे हुए तकरीबन 70 से 71 सीटें ऐसी थी जहां पर भारी विद्रोह था जो समझकर 35 के आंकड़ों तक आ गया, उन्हें मनाने में भी दिग्विजय सिंह ने खासी सफलता प्राप्त की है। और इस तरीके के बयान से निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को एक मैंडेट मिलता है कि हमारे नेता जब उत्साहित है कि तकरीबन 120 से 130 सीटें आ रही हैं, यानी आखिरी के जो चंद घंटे बचते हैं उसमें भी वो और तेजी लाते हैं कार्यकर्ताओं को, और जो आम जनता है उनको घरों से बाहर लाने की उनको उम्मीद भी मिलती है। दूसरी अनुराग समीर जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसे निश्चित तौर पर जो राजनीतिक समीक्षा के उसे अनुराग जी, मैं दो साथियों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बारे में। दिल्ली में यह खबर आ रही है कि प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में बिल्कुल प्रचार अभियान में हिस्सा नहीं लिया है और उमा भारती के बारे में भी यही खबर है कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रचार अभियान नहीं किया है। तो क्या ये दो साथियों की क्या प्रॉब्लम है? भोपाल में क्यों प्रचार नहीं किया है प्रज्ञा ठाकुर ने? देखिए, उनका जो गोडसे का एक बयान था जिसके बाद खुद नरेंद्र मोदी को सदन में कहना पड़ा दिल से माफ नहीं किया है, तो कुछ उसी तरीके के संकेत जो मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे चुनाव में जो एक्स फैक्टर होना चाहिए था, जिस दम पर हिंदुत्व, सनातन और कट्टर हिंदू का जो चेहरा जिसके सहारे बीजेपी ने 2 सांसदों से यहाँ तक का सफर किया है, बड़ी पार्टी बनी है, तो ऐसे में साध्वी प्रज्ञा का इस्तेमाल न करके निश्चित तौर पर यह एक संकेत था कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं है। दूसरी तरफ उमा भारती की बात करें तो उनके जो लगातार बयान आते रहे शराबबंदी को लेकर, अपनी ही सरकार शिवराज सिंह चौहान को घेरना, शराब की दुकान पर जाके पथराव करना, तमाम ऐसी चीजें जिसके चलते दबाव बना और उसी दबाव के चलते उनके जो भतीजे रहे उनको पहली बार चुने जाने के बावजूद कैबिनेट में जो रिशफल हुआ, 3 मंत्री बनाए गए, उसमें राहुल लोधी को रखना पड़ा। स्टार प्रचारकों की सूची तक में शामिल नहीं किया गया उमा भारती को, यह उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उन्होंने कहा था कि वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद अब उनका जो चुनाव ताजा प्रचार बयान से है गायब कि रहे। मैं विजय लक्ष्मी, 2019 का चुनाव, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, यहां कमलनाथ की अगुवाई को क्या दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया है? उनकी भूमिका क्या रही इस चुनाव में? देखिए, अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही मन बना लिया है कि वो कमलनाथ के साथ जाएंगी और चेहरा जो है वो कमलनाथ होंगे, तो और पीछे से काफी सारा मैनेजमेंट है जो दिग्विजय सिंह देखते हैं। अब 2018 में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो मुझे याद है कमलनाथ के घर पर जब गहमा गहमी थी तो दिग्विजय सिंह वहीं थे और सारा नेताओं से मिलना जुलना, कैबिनेट, ये सब तमाम चीजों पर डिस्कशन और डिसीजन में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो भले ही चेहरा ना हो, मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन पीछे से बैक एंड मैनेजमेंट बहुत रहता है दिग्विजय सिंह का और काफी चीजें डिसाइड करने में एक डिसाइसिव फैक्टर उनका रहता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ एक उनका जो कार्यकाल है उसको लेकर के एक चीज चिपकी हुई है कि बीमारू राज्य था, सड़क, बिजली, पानी सब बंटाधार सीएम उनको उस समय कहा, बीजेपी कहकर बुलाती थी, और उनके कार्यकाल को लेकर के कुछ बहुत नेगेटिव भी एक तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट है और पर्दे के पीछे रहना ही दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस बात को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है। आरती जी, समीर जी, विजय लक्ष्मी और अनुराग, आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।